हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 डेज कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। और जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और है जो कि हम लोग नेक्स्ट डे पे कवर करने वाले हैं। सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने आज के वीडियो पे। ठीक है। सो आज का हमारा वीडियो होने वाला है जे ज्योग्राफी क्रैश कोर्स डे 8, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के सेकेंड हाफ के बारे में। जहाँ पर बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन का यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन ने इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने में यहाँ पर उनको मदद मिली थी, और किस तरीके से किसानों की ज़िंदगी भी बेहतर बनी थी, और किस तरीके से एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें न्यू मॉडर्न टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और नई जो HIV सीड्स जो थी उस वक्त की उनको किस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किसानों को उजागर किया गया, और क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस लिए गए थे, इवेंट्स कराए गए थे, जिसकी वजह कर किसानों को ये भरोसा हो कि ये चीज़ें हम जो यूज़ कर रहे हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन्हीं सारी बातों के हम बारे में हम लोग आज बात करने वाले वीडियो में। सुबह किसी इंतजार के लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए, कॉपी कलम निकालिए, उस पर हेडिंग लगाइए ज्योग्राफी क्रैश कोर्स डे 8, और उसके नीचे सब हेडिंग लगाइए एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हमारा छोटा सा टॉपिक जो ग्रीन रिवोल्यूशन, हम लोग अभी उस पर आते हैं। उम्मीद है आपने कॉपी कलम अब तक निकाल लिया होगा। शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, तो ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, 1966 से 67 के दौरान MS स्वामीनाथन नाम के, जो उस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अच्छे अहदे पे थे, एक अच्छे पोस्ट पर थे, तो उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया था। उनके तरफ से ही ये सबसे पहला कदम उठाया गया था। उन्होंने HIV सीड्स को इंट्रोड्यूस कराया एग्रीकल्चर में, यानी कि उम्दा से उम्दा किस्म के सीड्स को यूज किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की पैदावार हमें हासिल हो सके। और इसके अलावा मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स इन्होंने यूज़ किया था। फिर आप मैशनरीज बोलो या फिर इसकी जगह पर आप इंस्ट्रूमेंट भी, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। जो भी उस वक्त के जो लेटेस्ट थे उस टाइम पे 1966 के अराउंड जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे जो एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन पे यूज़ किए जा रहे थे उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर खेती में हमें फसलों की पैदावार में इजाफा देखने को मिला, मतलब फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। जो खास तौर से जो कुछ क्रॉप्स थे जैसे कि वीट, राइस, इनमें ज़्यादातर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों में इजाफा हुआ था तो वीट और राइस में हुआ था। और जो स्टेट्स जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इस ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से वो थे हमारे पंजाब और हरियाणा। तो हम इसके बारे में भी केस स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल में पंजाब और हरियाणा, ये दो स्टेट्स को सबसे ज़्यादा फायदा क्यों पहुंचा था ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा। तो ये जो चीज़ें, ये जो मुहिम चलाई गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा, जिसकी वजह कर इतनी सारी हमें फायदेमंद चीज़ें देखने को मिली एक के बाद एक, इसी पीरियड को ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। क्योंकि इसके बाद ही इंडिया खुद के कदमों पे खड़ा हो गया था कि वो दूसरे देशों पर अब निर्भर नहीं रहा था फसलों के मामले में। वरना इससे पहले ये हाल था कि हमारे देश पे ज़मीन बहुत थी बट ऐसा कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे खेती बाड़ी करने का। इस वजह से क्या हो रहा था कि खेती बाड़ी सही से हो नहीं रही थी, तो अनाज को बाहर दूसरे देशों से मंगाया जा रहा था। बट इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ऐसा है कि हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें अब बाहर बेची जाती हैं। ठीक है। जिससे सबसे फेमस तो टी है, इनफैक्ट राइस भी है। राइस बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है, तो बंगाल से राइस बहुत सारे अलग अलग स्टेट में पहुंचाया जाता है इंडिया के, और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्री में, जैसे वियतनाम जो नियरेस्ट हो जाता है, यहाँ पे थाईलैंड है, नेपाल, इन सारे जगहों पे चावल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो इससे एक तो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही था रिवोल्यूशन के द्वारा, एंड देन प्लस इसने इंडिया को इकोनॉमिकली भी खड़ा होने में मदद किया था। इकोनॉमी भी यहाँ से जनरेट हो रहा था इंटरनेशनल लेवल पर। देन ये तो हो गया कुछ चीजें हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। बट ऐसा नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के आने के बाद से जो अभी तक चीजें चल रही है खेती बाड़ी में, कल्टीवेशन पे, उससे सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं और ना ही कभी होने वाला है। कोई भी चीज आप कर लो उसमें आपका जो प्रॉब्लम है, अगर एक खत्म करोगे दूसरा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो ये चीज तो है, ये नेचर का अपना खुद का निजाम है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में जो कि पहले भी थी और अभी भी है। हो सकता है कुछ समय में ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, आगे आने वाले समय में जैसे दौर बढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ नया प्रॉब्लम्स आ सकता है। फिलहाल आज के टाइम पे ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें जान लेना जरूरी है। सबसे पहला तो यहाँ प्रॉब्लम आता है इरिगेशन का, यानी कि आबपासी। और देखो पिछले चैप्टर्स में हम लोग ये चीजें तो पढ़ते आ रहे हैं मानसून के बारे में। ओके, तो ये चीजें हमें काफी अच्छी तरीके से क्लियर है कि इंडिया में एक तो बारिश जो मानसून है उस पर ही ज्यादातर खेती बाड़ी डिपेंड करती है।
मतलब जब बारिश होगा तो बारिश के पानी से ही खेतों की सिंचाई होती है, तब जाकर के खेतों की जो फसल है वो अच्छी खासी यहाँ पर ग्रो हो पाता है। ये पहला चीज़ है। बट हम ये भी जानते हैं कि मानसून फिलहाल तो टाइम पे आ नहीं रहा है। अभी जितने पिछले कुछ सालों से अगर हम देखते चलेंगे तो डाटा यही कि मानसून टाइम पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह अगर जब फसल को पानी की ज़रूरत है उस वक्त पानी उसे नहीं मिल पा रही है, और जब ज़रूरत नहीं है उस वक्त बारिश होने की वजह कर फसल वैसे भी बर्बाद हो जा रही है। कई बार ऐसा भी है कि बिन मौसम बरसात हो रहा है, यानी कि मानसून नहीं है, बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि सैलाब आने की वजह कर पूरा का पूरा खेत ही वहाँ पे बर्बाद हो जा रहा है। ठीक है, इससे बहुत तरीके का नुकसान हो रहा है, किसान को तो नुकसान हो ही रहा है। सबसे पहला चीज़ जो हमने यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक पॉइंट यहाँ हमने लिखा है लेस प्रोडक्शन, तो उसी में आ जाता है हमारा। खैर पहले इसी को क्लियर करते हैं। इरिगेशन, तो इससे बचने के लिए इरिगेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ 41% जगहों पर ही, मतलब जहाँ खेती होती है उसमें से सिर्फ 41% जगहों पर ही इरिगेशन का यहाँ पे सिस्टम है। मतलब ये वहाँ पे इंतजाम किया गया है कि अगर आप मानसून नहीं हो रहा तो पानी है इरिगेशन के द्वारा जमा किया गया है रिजर्वर्स में, किसी भी तरह से बांध बना करके, ताकि जब जरूरत हो तो खेतों को जितना उसको जरूरत है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी सप्लाई किया जा सके, ताकि जितना अच्छा हो खेती यहाँ पे हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल यहाँ पे हम ग्रो कर सके। तो ये सिर्फ इतना ही जगह पर है, तो हमें चाहिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हम फैला सके, ताकि ये प्रॉब्लम जितना हो सके कम से कम सॉल्व हो। क्योंकि इरिगेशन करना आज के टाइम पे तो काफ़ी आसान है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं आज के टाइम पे, जिससे हम बआसानी पानी को जमा करके रख सकते हैं जहाँ खेती हो रही है उसके आसपास से। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लेस प्रोडक्शन, अब लेस प्रोडक्शन यहाँ पे समहाउ रिलेटेड है पोल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन यानी कि आबादी आज के टाइम पे जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो बढ़ती आबादी के साथ अब ग़िज़ा तो सभी को चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं तो वो बिना खाना पीना खाए यहाँ पे जी लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, यहाँ लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है, और जो डिमांड है, जो भी ग़िज़ा यहाँ पैदा किया जा रहा है उसका जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। बट उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो खेती में जो भी फसलें उगाई जा रही है वो काफ़ी कम उग रही है। ठीक है, अब इसका एक तो साइड इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है कि खाने में मिलावट हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। तो आज के टाइम पे आप ऐसा मान लो कि अगर आपको प्योर फूड चाहिए, मतलब ऐसा प्योर 100% तो बोल नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल हो चुका है आज के ज़माने में, बट एक अच्छा अगर एवरेज क्वालिटी का भी अगर हमें खाना चाहिए तो ये ऐसा हो जाता है मान लो कोयले की खान में हीरा खोजने के बराबर है। तो फिलहाल ये कंडीशन है, और इस चीज़ से हम लोग सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा देश, पूरा दुनिया ही जूझ रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो साइंटिफिक वर्ल्ड में किया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि सीड्स जो हमें है उसे कुछ मॉडर्न सीड्स है बहुत सारे, उनका हमें यूज़ करना हो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमें दे सके। दूसरा, लेस प्रोडक्शन को हम अगर इसको और अच्छे से इम्प्रूव करना है तो आगे से एक रीज़न जो सोइल इरोजन हमारा हो जाता है, इसे हमें रोकना होगा। ठीक है, तो सोइल इरोजन क्यों होता है हम अच्छे से जानते हैं। इनका सबसे मेन रीज़न है सोइल इरोजन का, वो है पेड़ों का कटाव, जो आज के टाइम पे दुनिया के हर एक कोने में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और जो दुनिया को विनाश की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला रीज़न है जो हमें पेड़ों के कटाव पे काबू पाना होगा, और जितनी पेड़ अगर कट भी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी जगह पे लगाना होगा ताकि सोइल इरोजन ना हो। अगर मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो हमारे पास ज़्यादा ज़मीन होगी ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो आज के टाइम पे तो ऐसे स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बट जो भी स्कीम्स एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जो किसान के रिलेटेड, उसमें बहुत ही कम ऐसे स्कीम्स हैं जिन पर सही तरीके से अमल हो पाता, मतलब एक्शन लिया जाता है। वो ऐसे अनाउंस तो हो जाते हैं बट उन पर प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह कर वो स्कीम्स होकर भी ना होने के बराबर है। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर ना होना बहुत ज़्यादा असर डालता है, खास तौर से किसानों की ज़िंदगी पे। क्योंकि देखो अभी भी ऐसा कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है जो किसानों को लोन दे सके बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। उनको जो भी लोन मिलता है खेती बाड़ी करने के लिए या फिर जो सीड्स खरीदने के लिए, उन पे इंटरेस्ट उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप भी देखो तो पता चलेगा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है फिलहाल हमारे देश में जो इस चीज़ को कंट्रोल करे। अभी इस पर काम चल रहा है ऑलरेडी, बट उम्मीद है आगे आने वाले कुछ सालों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा, बट फिलहाल के लिए तो यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं अगर सब एकजुट होकर काम करे तो। बट एक है नेचुरल डिजास्टर, अब इस पर हम चाह भी ले तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर में सबसे पहला जो सैलाब यानी कि फ्लड, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है खेती बाड़ी पर।
ठीक है। अब मानसून ज़्यादा हुआ तो सैलाब हो गया। अब सैलाब का कोई ठिकाना नहीं है कब कैसे आ जाए। सिर्फ मानसून की वजह कहीं सैलाब नहीं आता है, इसकी वजह कर अगर मान लो समुद्र के किनारे वाले कुछ इलाके वहाँ से अचानक से बहुत ज़्यादा पानी अगर आ गया या कभी बादल ही फट जाता है तो उस वजह से भी मानसून हमें फ्लड हमें देखने को मिलता है, जो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है खेती बाड़ी पर। ये चीज़ें हो गई। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अब ये तो पहला हाथ तो गवर्नमेंट का होगा कि वो आके इनिशिएटिव्स ले कुछ अच्छे से, और जो स्कीम्स बनाई गई हैं ऑलरेडी उनको ही एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सो होपफुली ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ये आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ओके। फिर जो लास्ट हमारा यहाँ पर जो चीज़ है वो है काउजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी इन पंजाब एंड हरियाणा। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा जितना पैदावार करता है पूरे देश में, उस इन दो स्टेट्स के मुकाबले में और कोई भी स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा खेती बाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पैदावार हमें देखने को मिलती है। तो इसका क्या रीज़न है वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5 रीजंस है यहाँ पर। सबसे पहला नेचुरल स्ट्रक्चर है। तो पंजाब और हरियाणा की जो ज़मीनें हैं वो नेचुरली तौर पर ना काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, जिसकी वजह अगर उन पर खेती करना काफ़ी आसान होता है। अगर सीधी ज़मीन होगी तो उस पर खेती करना काफ़ी आसान होता है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि जो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत भी अगर उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे ज़मीन थी पहले, तो उसको जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान से ही पंजाब और हरियाणा की ज़मीनों को जो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी उनको काट करके सीधा मतलब एकदम फ्लैट किया गया। तो एक यहाँ पे तो एडवांटेज मिला पंजाब हरियाणा को, जिसकी जगह ज़मीन काफ़ी ज़्यादा लायक बन गई उस पर खेती करने की। दूसरा हो गया मिट्टी। तो यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा जरखेज़ है। यहाँ के मिट्टी में डोमट पाया जाता है, यह मतलब है कि मिट्टी को डोमाट मिट्टी बोला जाता है, जिसकी वजह कर यहाँ फसलें काफ़ी अच्छे तरीके से जल्दी ग्रो होती हैं। तीसरा इरिगेशन, जो मैंने आपको बताया भी कि एक प्रॉब्लम है, बट पंजाब हरियाणा में इनका बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से इंतजाम है और इरिगेशन का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, जिसकी वजह कर इन्हें मानसून पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो ये अच्छे तरीके से फसलों को उगा पाते हैं कम समय में भी। चौथा, यहाँ पे हाई यील्ड सीड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब पंजाब हरियाणा में देखने को मिलता है ऐसे सीड्स का यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कम समय में हमें देने को काबिल है वो लोग। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई जो उनके सपोर्ट में है, बट इन सारे सपोर्ट का कोई भी माने नहीं बनता है अगर फार्मर्स यानी कि जो हमारे किसान हैं वो खेती ही ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हो जाता है यहाँ पर ये होता है रोल ऑफ फार्मर्स का, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया और उसको यूज़ करके एक अच्छा खासा फसल यहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ के जो फार्मर्स ये शायद मेरे के अकॉर्डिंग पहले फार्मर्स है पंजाब हरियाणा के फार्मर्स जिन्होंने बहुत ही जल्द मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाया है। एग्रीकल्चर में जो आए थे नए जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अपनाया है। देन बहुत सारे सीड्स को, बहुत सारे जो कीड़ों से बचाने के लिए जो हम लोग छिड़काव करते हैं यहाँ पर फसलों पर, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत जल्दी अपनाया है। सो यही सारे रीजन है जिसकी वजह कर पंजाब हरियाणा में हमें देखने को मिलता है कि वो बाकी सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया में उसके मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा फसल यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो इतना सा ही बात था यहाँ पर। उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया इन सभी चीज़ के अकॉर्डिंग। अब इस लेक्चर के बाद आप नोट्स को एक बार और पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जवाब को किस तरीके से एग्जाम में लिखना आप वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, सो होपफुली यहाँ पर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी इस चैप्टर में नहीं बचा है हमारे लिए। हम लोग अब बहुत जल्द मिलेंगे अपने दूसरे दिन डे 9 में, जहाँ पर मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हम यहाँ पे पहले बात कर लेंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया की, क्योंकि इंडस्ट्रीज इंडिया में जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा सेक्टर भी है, जिसने काफ़ी हेल्प किया है इंडिया को पूरा ग्लोबली कनेक्ट करने में और एक अच्छा खासा इकोनॉमी जनरेट करने में। तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग डे 9 के लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे बआसानी। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।